प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये जाना कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। आज हम उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनके आधार पर शीत युद्ध को गति प्राप्त हुई और वो कारण कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से दोनों महाशक्तियों के मध्य, मित्र राष्ट्रों के मध्य जो युद्धकालीन परिस्थितियों में सहयोग था वो समाप्त हो गया और वो उनके मध्य तनाव में परिवर्तित हो गया। पहला कारण था ऐतिहासिक कारण। आप सभी जानते हो कि शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 से माना जाता है, जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद से यह प्रयत्न रहा कि साम्यवाद अन्य देशों में स्थापित न हो जाए, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। जहां पश्चिमी देश उदारवाद और प्रजातंत्रवाद में विश्वास करते थे, वहाँ सोवियत संघ का शासन सर्वसत्तावादी था। दूसरा बिंदु था परस्पर विरोधी अभियान एवं घृणायुक्त प्रचार। पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्रों ने प्रारंभ से ही साम्यवाद को कुचलने का प्रयास किया। 1921 तक तो सोवियत संघ में सशस्त्र सेनाएं भेजकर अमेरिका, इंग्लैंड आदि ने वहाँ के साम्यवादी विरोधियों की सहायता की। राष्ट्र संघ में से सोवियत संघ को पृथक रखा गया और अनेक वर्षों तक उसे मान्यता नहीं दी गई थी। हिटलर के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख कारण साम्यवाद का भय था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान में अमेरिका प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और उसने साम्यवाद का हौवा खड़ा कर दिया। इस प्रकार दोनों के परस्पर विरोधी अभियान और एक दूसरे के प्रति घृणायुक्त प्रचार ने शीत युद्ध को प्रारंभ कर दिया। तीसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। पूंजीवादी देश यद्यपि सोवियत संघ के साथ मिलकर युद्ध तो कर रहे थे, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से वह सोवियत संघ के साम्यवाद को जर्मनी के नाजीवाद के समान ही खतरनाक तथा प्रजातंत्र विरोधी मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने जर्मनी को रूस पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और जब जर्मन आक्रमण के दौरान सोवियत संघ ने पश्चिम के अपने मित्रों से जर्मनी के विरुद्ध सहायता मांगी तथा द्वितीय मोर्चा खोलने की प्रार्थना की जिससे सोवियत संघ को युद्ध में सहायता मिल सके, तो उसकी इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी ताकि नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतया ध्वस्त कर दे। दूसरा मोर्चा न खोलने की चर्चिल की कूटनीति मास्को के पतन और स्टालिन के आक्रोश का कारण बनी। स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह विलंब पश्चिम के देशों की सोची समझी चाल थी जिसका उद्देश्य जर्मनी और सोवियत संघ को आपस में लड़ाकर नष्ट कर देना था। बाद में जब अत्यधिक विलंब से द्वितीय मोर्चा खोला भी गया तो सोवियत संघ की मांग के विपरीत मध्य या पश्चिमी यूरोप की जगह नहीं बल्कि नॉर्मेंडी और इटली की ओर से खोला गया। पश्चिम के द्वारा एक तीर से दो शिकार करने की इस नीति का दोनों पक्षों के मध्य तनाव, अविश्वास तथा वैमनस्य बढ़ाने में कम योगदान नहीं था। इस संदेह और अविश्वास ने शीत युद्ध के बीज बो दिए। अगला कारण था रूस द्वारा युद्धकालीन निर्णयों की अवहेलना। पश्चिमी देशों को रूस के द्वारा याल्टा और पोस्टडम समझौते की शर्तों की अवहेलना करने पर बहुत नाराज़गी हुई, क्योंकि रूस ने याल्टा सम्मेलन में हुए समझौते का उल्लंघन कर स्वतंत्र कराए गए देशों में साम्यवादी सरकार जबरदस्ती थोप दी। इससे पश्चिमी राष्ट्र स्टालिन के प्रति नाराज़ हो गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी के प्रति रूस की कठोर नीति, पोलैंड को जर्मनी का पूर्वी भाग दिलवाना, बर्लिन की नाकेबंदी आदि अनेक कारण थे, उनकी वजह से पश्चिमी राष्ट्र रूस से नाराज हो गए। अगला कारण है राजनीतिक प्रभुत्व। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व के प्रसार के लिए
एक दूसरे के विरुद्ध नए नए तरीके, वितर्क की नीति अपनाई, जिससे शीत युद्ध निरंतर चलता रहा। अगला कारण शस्त्रों की बिक्री। रूस तथा अमेरिका दोनों ही राष्ट्र विश्व बाजार में अपने हथियारों की बिक्री करने लगे। ये दोनों ही राष्ट्र तत्कालीन समय में अस्त्र शस्त्र के बहुत बड़े व्यापारी थे। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इसी क्रम में अगला कारण जिससे कि शीत युद्ध को काफ़ी गति मिली वो था अणु बम का आविष्कार एवं उसका प्रयोग। अणु बम जिसने एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दूसरी तरफ वह सोवियत संघ और अमेरिका की दोस्ती को समाप्त करने वाला भी बना। हम सभी इसी के गवाह हैं। युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में अत्याचारों से त्रस्त अनेक यहूदी शरणार्थी बनकर अमेरिका आए, जिनमें अणु बम के आविष्कारकर्ता ऑटो हॉर्न भी थे। अणु बम के निर्माण हेतु जो शोध कार्य चल रहा था उससे तथा तत्पश्चात अणु बम के निर्माण से अमेरिका ने अपने पश्चिमी पूंजीवादी मित्र राष्ट्रों को तो अवगत करवा दिया, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि को, किंतु सोवियत संघ को इसकी भनक तक नहीं लगनी थी। सोवियत संघ को इस महत्वपूर्ण आविष्कार का पता तभी चला जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में ये अणु बम गिराए थे। अत्यंत स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ ने इसे अपना अपमान माना। अब सोवियत संघ का पूंजीवादी मित्र राष्ट्रों की नीयत से विश्वास पूरी तरह से उठ गया। रूस को अमेरिका से यह शिकायत थी कि उसने इस रहस्य को उससे गुप्त रखा। स्टालिन बहुत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि उसका अपमान ही नहीं बल्कि उसके साथ यह विश्वासघात भी था। युद्धकालीन सहयोग के समाप्त होते ही रूस ने अणु बम बनाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए और दोनों गुटों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो गई। अगला कारण जिसने शीत युद्ध को गति प्रदान की वह है पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिकन सहायता। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों को विशाल मात्रा में आर्थिक सहायता दी, लेकिन रूस को, जिसकी युद्ध में सबसे अधिक जनधन की हानि हुई थी, इससे वंचित रखा। इससे भी दोनों देशों के मध्य वैमनस्य बढ़ गया। अगला कारण राजनीतिक नेताओं की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति। एक तरफ चर्चिल और स्मट्स आदि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक भविष्य अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं तनाव में पा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पेंटागन अमेरिका में सैन्य अधिकारी भी तनावमयी स्थिति में अपने शस्त्रों के निर्यात की संभावनाएं देख रहे थे। तो तीसरी तरफ अमेरिकी सीनेट वेंडर वर्ग ने ऐसे वातावरण में साम्यवाद के विरुद्ध प्रचार का उपयुक्त समय पा रहे थे। इन सभी तत्वों ने मिलकर साम्यवाद का भूत खड़ा कर दिया, जिसका परिणाम शीत युद्ध के प्रादुर्भाव में हमें देखने को मिलता है। अगला कारण था शक्ति संघर्ष। द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्तियों के रूप में उभरे। अन्य देशों की शक्ति उनके समक्ष कमजोर हो गई, लेकिन दोनों में परस्पर वैमनस्य, विरोधी विचारधारा तथा परस्पर विरोधी प्रचार के कारण पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता थी। इन दोनों राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता में ही शीत युद्ध का जन्म हुआ। अगला कारण था बर्लिन की नाकेबंदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जो जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में इस नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की तथा इस कार्रवाई को घातक बताया। अगला कारण जिसने शीत युद्ध को काफ़ी गति प्रदान की वह है सोवियत संघ द्वारा यूएनओ में महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय के दौरान सुरक्षा परिषद में निश्चिताधिकार का बार बार प्रयोग। अमेरिका का सोवियत संघ पर आरोप था कि उसने बार बार अपने वीटो पावर का प्रयोग करके, अनियंत्रित प्रयोग करके यूएनओ की कार्रवाई में गत्यावरोध ला दिया है। इस तरह की बाधा उपस्थित करने का एकमात्र मुख्य कारण बताया गया सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र को अमेरिकी संस्था मानना। सोवियत संघ का मानना था कि एकमात्र साम्यवादी देश होने के कारण उसे बार बार वीटो पावर का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को भी दोनों देशों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इस कारण
पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटी आलोचना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण विकसित हो गया। अगला कारण ऑस्ट्रिया की समस्या। 1943 में मॉस्को में मित्र राष्ट्रों ने यह निश्चित किया था कि ऑस्ट्रिया को युद्ध के बाद स्वतंत्र देश मान लिया जाएगा। 1945 तक ऑस्ट्रिया पर चारों मित्र राष्ट्रों का प्रभाव बना रहा, किंतु सोवियत संघ के रुख के कारण ही ऑस्ट्रिया के साथ संधि नहीं हो पाई और ना ही उसके भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया जा सका। संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर अन्य तीनों मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया से स्वयं का प्रभाव हटाकर उसे स्वतंत्र देश मान लिया था। उसकी तटस्थता को भी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। 1 मई 1955 को ऑस्ट्रिया के साथ संधि भी कर ली गई। इस संधि का महत्व इस रूप में है कि यह प्रथम द्वितीय विश्व युद्धोत्तर संधि है जिस पर चारों मित्र राष्ट्र सहमत हुए थे। साम्यवादी चीन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण विषय रहा, जिसने कि दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध को जन्म दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित चियांग काई शेक की कुओमिंतांग सरकार के विरुद्ध सोवियत संघ ने माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों की सहायता की थी। चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता के दूरगामी प्रभाव हुए तथा सोवियत संघ का प्रभाव अत्यधिक विस्तृत हो गया। स्वाभाविक रूप से अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य चीन के प्रश्न को लेकर अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया था, जो अगले अनेक वर्षों तक चलता रहा, जब तक कि अमेरिका ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी और 2 चीन की स्थिति को समाप्त नहीं कर दिया। अगला कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता। सोवियत संघ का यह विचार था कि जर्मनी के आक्रमण के कारण उसे अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी है, इसलिए पश्चिमी देश उसे आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त सहायता दें। पश्चिमी देशों ने उसे उसकी आवश्यकता के अनुरूप केवल 4% सहायता दी, वह भी धीरे धीरे ही प्रदान की गई। इसको रूस ने पश्चिमी देशों के द्वारा जानबूझकर उसे कमजोर करने की नीति माना। अगला कारण लैंड लीज समझौते का आकस्मिक समापन। लैंड लीज समझौते के आधार पर अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी। इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक बंद कर दिया। इससे भी शीत युद्ध और भड़का। युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ को लैंड लीज योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था, किंतु जर्मनी के सरेंडर करते ही यह सहायता बंद कर दी गई, जिसकी सोवियत संघ को उस समय भी अत्यधिक आवश्यकता थी। सोवियत संघ का मानना था कि जर्मन आक्रमण के विरुद्ध उसकी हर तरह से सहायता करना पश्चिमी देशों का एक नैतिक कर्तव्य था। अगला कारण हित संघर्ष। शीत युद्ध राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराए। ये विवादास्पद मुद्दे थे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रश्न। अगला कारण है शक्ति संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के रूप में उभरे। अंत में विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। दोनों महाशक्तियों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए, उसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का जन्म हुआ और विकास हुआ। विद्यार्थियों, इन सब आरोप प्रत्यारोपों को दृष्टिगत नहीं रखा जाए तब भी द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व में शीत युद्ध जैसी प्रघटना अवश्यंभावी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति की राजनीति से परिलक्षित होते हैं। राष्ट्र राज्यों में सदैव संघर्ष तथा मतभेद बने रहते हैं, विवाद होते हैं, उनका समाधान भी होता है, किंतु किसी न किसी स्तर पर मतभेद बना ही रहता है। हंस जे मॉर्गन तो जिन्होंने पावर अमंग नेशंस बुक भी लिखी कि शक्ति की राजनीतिक अवधारणा इस संदर्भ में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जब नाजीवाद तथा फांसीवाद की एक बड़ी चुनौती सामने आई तो स्वाभाविक था कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद तात्कालिक रूप से अपने मतभेदों को पृष्ठभूमि में रखकर इस चुनौती का सामना करने के लिए सहयोग हेतु तत्पर हो गए। किंतु जैसे ही यह खतरा समाप्त हुआ,
उनके मध्य मतभेद पुनः उभर कर सामने आ गए। वहीं शक्ति शून्यता की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह आज हम पाकिस्तान के विभाजन तथा सोवियत संघ के विघटन को 20वीं शताब्दी की मुख्य घटनाएं मानते हैं, ठीक उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही जर्मनी का समर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका संपूर्ण विश्व राजनीति पर प्रबल प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। जर्मनी तथा जापान की पराजय से जो शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, उसे भरना अनिवार्य था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ही इस शून्य को भरने में सक्षम भी थे और उत्सुक भी थे, और क्योंकि उन दोनों ही सहयोग के लिए तैयार नहीं थे, अतः उनके समक्ष एक ही विकल्प रह गया था और वह था संघर्ष। यह संघर्ष पारस्परिक युद्ध के रूप में या वो पारंपरिक युद्ध के रूप में अब परिवर्तित परिस्थितियों में संभव नहीं रहा, अतः इसने शक्ति संघर्ष का रूप ले लिया। कुछ विचारक जिन्हें परंपरावादी कहा जाता है, सोवियत संघ को शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, तो अन्य जिन्हें संशोधनवादी कहा जाता है मानते हैं कि सोवियत संघ ने जो कुछ किया वह अमेरिका की नीतियों के जवाब में था, तथा कुछ अन्य विचारक जिन्हें उत्तर संशोधनवादी कहा जाता है, वो कहते हैं कि दोनों ही महाशक्तियों को शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और यही मत अधिक सही प्रतीत होता है, क्योंकि शीत युद्ध का मुख्य कारण पारस्परिक अविश्वास तथा संदेह में ही मुख्य रूप से निहित रहा। आशा है आपको यह विषय गंभीरता के साथ स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।